अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। जी हाँ, हमारा भी ये ख्याल था कि पाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब 8 बजे करेंगे तकरीर, कौम से खिताब करेंगे। कल पीटीवी ने ये अनाउंस किया था, लेकिन अब कुछ तब्दीली आ गई है और वो 9:15 बजे करेंगे एड्रेस। आज हम जिन चीज़ों पर बात करेंगे, सबसे पहले तो पंजाब के वज़ीर आला जो हैं वो इलेक्ट हो गए हैं। उस वहाँ हमने देखा कि हमजा शहबाज ने भी तकरीर की, और हम ये भी कहते चलें कि स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही साहब ने बहुत अच्छी तरह से हैंडल की सिचुएशन। यही होता है जब आपका तजर्बा होता है तो आप सिचुएशन बेहतर तरीके से हैंडल करते हैं। फिर बात होगी सिंध की काबीना की। कहा जा रहा है कि नई नौजवान लोग हैं, काफ़ी नए लोग हैं, साफ लोग हैं, उस पर बात करेंगे। और फिर नाज़रीन, पीपल्स पार्टी कि हम तो ये कहेंगे एक नई चाल, अजब चाल। उन्होंने एतजाज़ एहसन बड़े ज़बरदस्त कैंडिडेट हैं, उनको उन्होंने उतारा है फील्ड में प्रेसिडेंट की उसके इलेक्शन के लिए, एतजाज़ एहसन साहब को। लेकिन सवाल ये है कि इनको सपोर्ट कौन करेगा। मेजर जो अपोजिशन पार्टी है वो तो बहरहाल PMLN है, और हमारी प्रोग्राम से पहले बात हो रही थी PMLN की लीडरशिप से। उनका कहना है कि जी, एक तो हमसे तवक्को की जा रही है जबकि हमें वोट नहीं दिए गए, ना नेशनल असेंबली में और ना प्रोविंशियल पंजाब असेंबली में। दूसरा ये कि वो कह रहे हैं कि जी अ सरप्राइज हैज़ बीन स्प्रंग ऑन अस, हमारे से तो बात भी नहीं हुई। तो बहरहाल इन तमाम इश्यूज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद जाहिद हुसैन साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट, और प्रोग्राम अपना भी करते हैं डॉन पे। वेलकम टू द प्रोग्राम जाहिद। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मुशर्रफ जैदी साहब, राइटर, सीनियर एनालिस्ट। वेलकम टू द प्रोग्राम मुशर्रफ। और मज़हर अब्बास साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, और इमरान वो हमारे साथ हैं, मज़हर अब्बास साहब, और इमरान खान साहब भी हमारे साथ हैं, एंकर पर्सन हैं, एनालिस्ट हैं। तो वी हैव लाहौर, कराची, इस्लामाबाद कवर्ड। शुरू करते हैं आपसे जाहिद। सबसे पहले तो पंजाब में जो इलेक्शन हुआ और CM जो बन गए, काफ़ी तनकीद थी, लेकिन बनना तो था। उन्होंने CM इन द सेंस के वोट्स वगैरह जो मिल गए उस्मान बुज़दार साहब को। हाँ, देखिए, इसमें तो बहुत आसान चीज़ होती है, इसमें सीक्रेट वोटिंग नहीं होती है। अगर किसी को पसंद भी नहीं थे तो उनको मतलब वोट देना पड़ा। वो तो खैर अब एक कंट्रोवर्सी थी, वो ओवर हो गई। अब ये इलेक्ट हो गए, और मेरे ख्याल जितने वोट थे PTI के, उतने ही वोट उनको मिले हैं। लेकिन ऐसी जो आपने सही बात की कि शुरू में कि वहाँ पे जिस तरह से हैंडल किया गया, हालांकि उनमें जो अगर तादाद के लिहाज से देखा जाए तो PMLN की बहुत बड़ी तादाद थी, यानी जिसमें कहते हैं सिर्फ 15-20 का फ़र्क था। और उसमें जो है जो उनकी एक तरह से शो ऑफ फोर्स थी, या पावर जिसको कह लें, या जो हंगामेबाजी थी, वो भी थी उतनी। लेकिन जिस तरह हैंडल किया गया वो बहुत अच्छा था। उन्होंने की लिमिटेड थी, मतलब कि मुशर्रफ जी उसमें मेरा ख्याल ये कि इसको ये हमजा शरीफ को भी क्रेडिट जाता है। उसने अपने लोगों को कंट्रोल किया। यहाँ वहाँ पे फ़र्क सबसे ज़्यादा था कि यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब का कोई कंट्रोल उस पर नहीं था, जो लोग थे वहाँ पे हमजा शरीफ का पूरा कंट्रोल था जी। और मेरा ख्याल एक सोच भी है, शहबाज शरीफ साहब को ज़रा, जो हम लोग गए थे असेंबली, ज़रा दूर दूर नज़र आ रहे थे उस सारे प्रोटेस्ट से। मेरा ख्याल है यहाँ का प्रोटेस्ट वही था जो हुआ, और लाहौर का प्लान था मुख्तलिफ, और उनकी हमजा की तकरीर भी अच्छी तकरीर उन्होंने की, मैच्योर तकरीर। योर टेक ऑन दिस। देखिए नसीम, ये जो तफरीक है जो पंजाब में हुआ एज द ऑपोजिशन, PMLN उनकी कार्रवाई या कारकर्दगी, और जो नेशनल असम्बली में थी, इसमें बुनियादी जो फ़र्क है वो शायद ये नहीं है कि हमजा शहबाज शरीफ एक जगह कोई बहुत ज़्यादा केपेबल लीडर हैं और शहबाज शरीफ जो हैं वो केपेबल लीडर नहीं है। इसमें तफरीक जो मुझे लगती है वो ये कि एक सूरत में यूनिटी ऑफ कमांड है। सबको पता है कि कौन बॉस है, और वो बॉस कई सालों से उस एरिया को मैन कर रहा है, उसको हैंडल करना आता है, वो उसकी होम टेरिटरी है। दूसरे केस में यूनिटी ऑफ कमांड नहीं है। शहबाज शरीफ को प्रेसिडेंट जरूर बनाया है, लेकिन इस पार्टी में एक क्लियर टोला ऐसा है जो रिस्पेक्ट नहीं करता शहबाज साहब की। नवाज शरीफ साहब की सोच और है, वो उनकी और है। ये मेरे अल्फाज हैं। मुझे कल तनकीद भी कुछ लोगों ने की, मैंने एक शायद सख्त लफ्ज इस्तेमाल किया। नहीं, टोले से मेरा मतलब, मेरा कहने का मतलब, आपकी
बात ठीक है, लेकिन थोड़ा सा टोले से बढ़ के इसलिए क्योंकि मरियम नवाज साहब और नवाज साहब की बैकिंग में लगे। आप आई डोंट डिसएग्री विद यू, आई गेस बड़ा होता जा रहा है कुछ नहीं, आई डोंट नो कि बड़ा कितना है, क्योंकि जब आप प्राइवेटली बात करते हैं जो सीनियर रहनुमा हैं पीएमएल नून के, तो उनकी अप्रोच और हम शहबाज शरीफ की अप्रोच में इतनी ज्यादा जो है डिस्टेंस हमें नजर नहीं आती, लेकिन जो वॉल्यूम है और जो विजिबिलिटी है, जो जिसको मैं कह रहा हूं मरियम नवाज शरीफ का, लेट्स कॉल इट द मरियम नवाज शरीफ यूनिट, ताकि टोला अगर लोगों को बुरा लगे मैं किसी की दिलशिकरी नहीं चाहता, जो एमएनएस यूनिट है, एसएस यूनिट के खिलाफ की तो बात नहीं है, फैक्ट्स जरा बात है। बट द फैक्ट इज दैट इट्स नॉट अ यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर विद इन द पीएमएल एट द सेंटर। वही बात है, कंट्रोल की जब बात आती है, वही बात आती है, कंट्रोल इसलिए नहीं हो सकता है कि उनको एक्चुअली दो पोल्स ऑफ पावर है ना, जो एक सोच मुख्तलिफ है। मैं क्विकली इमरान खान, क्योंकि लाहौर में उनसे ज़रा पूछते हैं। इमरान, थैंक यू, आपने हमें ज्वाइन किया। अब तो पता चल, अब तो आपके नाम के साथ दूसरे इमरान खान साहब को प्राइम मिनिस्टर कहना पड़ेगा। इमरान खान भी हमारे साथ होंगे। इमरान खान साहब, हाँ, आपका और प्राइम मिनिस्टर साहब का नाम डिटो एक ही है, तो इसलिए उनको हमेशा कहना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर, नहीं तो आपकी ये ना समझे लोग कि आपकी बात हो रही है। इमरान खान साहब, बताइए योर टेक ऑन लाहौर में जो हुआ आज। देखिए, मेरे नुक्ता नज़र में मैं इसको प्लानिंग कहूंगा, मैं इसको ये नहीं कहूंगा कि किसी जगह पे आपकी कमांड है और किसी जगह पे आपकी कमांड नहीं है। जिस दिन शहबाज शरीफ लाहौर में माल रोड पे रुक गए थे, तो शहबाज शरीफ साहब की कमांड थी, ठीक, उन्होंने डिसाइड किया कि मैं माल रोड से आगे नहीं जाऊंगा, और वहां पे मौजूद जितने मर्जी बड़े छोटे लीडर, वर्कर, कोई भी आगे नहीं गया थे। ठीक, तो शहबाज शरीफ साहब के पास कमांड, ये उस दिन की बात करें जब लैंड किए नवाज शरीफ साहब। जी बिल्कुल, ठीक। अब देखें, ये नहीं आप कह सकते कि कोई नवाज शरीफ का शहबाज शरीफ से बड़ा सगा कोई आ गया। ठीक, पार्टी के सारे लोग ये जानते हैं कि शहबाज शरीफ से बड़ा सगा तो कोई नहीं है, वो तो एक माँ से पैदा हुए हैं, खून का रिश्ता है, वो छोटा भाई है नवाज शरीफ का, ठीक, तो उनसे ज्यादा सगा तो कोई नहीं है। ठीक, जिस दिन शहबाज शरीफ साहब की पॉलिसी नरम थी, कौमी असेंबली में आपने देखा हलफ उठाने के मौका पर कुछ नहीं किया। उस दिन सारे जो हैं वो आराम से हलफ उठा के आराम से जा रहे थे, बिल्कुल कोई शोर शराबा इस तरह का नहीं हुआ था, क्योंकि उस दिन शहबाज शरीफ की पॉलिसी कुछ और थी। अब ये जो इमरान खान साहब की स्पीच वाले दिन जो पॉलिसी थी, वो भी शहबाज शरीफ साहब की पॉलिसी थी, वो मौजूद थे उन लोगों के साथ, और शहबाज शरीफ साहब को मना करने की कोशिश की डिफरेंट पॉलिटिकल लोगों ने। जब उन्होंने अपनी पार्टी को नहीं रोका, तो पीपल्स पार्टी ने इसको बैड टेस्ट करार दिया और पीपल्स पार्टी वहां से हट गई। मामला यह है कि जो उस दिन कौमी असेंबली में हुआ, वो शहबाज शरीफ की मर्जी से हुआ, लेकिन उसका जो रिएक्शन आया पाकिस्तान के मीडिया में, पाकिस्तान से बाहर पॉलिटिकल हलकों में, शहबाज शरीफ साहब को और पार्टी के सीनियर लोगों ने यह महसूस किया कि अपने इस तर्ज अमल से वो ना सिर्फ मीडिया में गंदे होंगे, बल्कि वो अपोजिशन की हमायत भी खो देंगे और अपोजिशन उनसे दूर होती चली जाएगी। और दूसरा, उस दिन एहतजाज करने की एक वजह यह भी थी कि उस दिन उनके लिए सबसे ज्यादा एक तकलीफ दे अमल हो रहा था कि जिस आदमी को वो कभी देखना नहीं चाहते थे असेंबली में, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन रहा था। ठीक, ओके, दैट्स योर टेक। अब उनको पंजाब में ये समझ आ गई थी कि पंजाब में जब हम जाएंगे, देखिए ये पीपल्स पार्टी नहीं है, ये तरीके इंसाफ है, इनको आप ईंट मारेंगे, ये भी आगे से ईंट मारेंगे, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप इनके साथ करेंगे। ठीक ठीक, ये पीपल्स पार्टी की तरह सियासत के, तो आपके ठीक है, तो आपका पॉइंट है कि दोनों जगह हिकमत अमली के तहत बात आगे बढ़ी। हालांकि ये आपको मालूम है इमरान के जिस दिन असेंबली का सेशन था, उस दिन सुबह तक ये खबरें थी कि शहबाज शरीफ साहब चाह रहे हैं कि वहाँ कोई भी इस तरह शो ऑफ स्ट्रेंथ, क्या इस तरह प्रोटेस्ट ना हो, और उसकी वजह से फिर पार्लियामेंट्री कमेटी की, पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई, जिसमें हम वहां असेंबली में थे, खबरें आ रही थी कि जी शाह महमूद कुरैशी साहब की मीटिंग भी हुई पीएमएल नून के साथ, जहां पे ये मुआहदा जो है, कम से कम जो शाह महमूद कुरैशी साहब फरमाते हैं, वो तो ये कहते हैं कि उनका एग्रीमेंट हुआ है पीएमएल नून के साथ कि इस तरह की वो जो एक हिकमत अमली थी उसको करें। तो बेसिकली एनीवे वो नहीं होगी, वो शहबाज शरीफ साहब की कॉन्सेंट के साथ थी और शहबाज शरीफ वहां पे उसके अंदर शामिल थे। ठीक, पंजाब में उन्होंने फील किया कि इससे बदनामी होती है, उन्होंने हाथ खींच लिया। चलें, ठीक है जी। आई गेस दो पॉइंट्स ऑफ व्यूज हैं, एक ये कि पार्टी हिकमत अमली एक ही है, दूसरी यह कि शहबाज शरीफ साहब जरा मुख्तलिफ तरीके से देखा, इस वजह से यहाँ मुख्तलिफ था और लाहौर में मुख्तलिफ। बहरहाल अब चलते हैं मजहर अब्बास के पास, वो कराची में बैठे हैं। मजहर, ये बताइएगा जो काबीना सिंध की आई है, उस पर आपका क्या टेक है?
देखिए उस पर तो मैं आता हूँ, लेकिन अभी मैं सिर्फ एक मुख्तसर बात करूँ। मेरा ख्याल है जो शहबाज शरीफ साहब बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुए हैं वो पीपल्स पार्टी के रवैये से हुए हैं। बिल्कुल। और ख़ुद पीपल्स पार्टी के बहुत से सीनियर जो रहनुमा हैं जिनसे मेरी गुफ्तगू हुई है वो भी इस चीज़ से डिसअपॉइंटेड हैं कि पीपल्स पार्टी ने PMLN से कमिट किया था और PMLN ने पीपल्स पार्टी को ऑफर की थी कि वो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हों, लेकिन पीपल्स पार्टी ने कहा कि नहीं, नून का ये हक बनता है। तो उसके बाद जो पीपल्स पार्टी का रवैया हुआ वो खुद पीपल्स पार्टी के बहुत से लोगों के लिए सरप्राइजिंग था और उससे नज़र ये आता है कि उसके बाद जो चीज़ें हुई कि PMLN के वफ्द ने जरदारी साहब से मिलने की कोशिश की, उन्होंने इनकार कर दिया। तो मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी सेनेट के चेयरमैन से लेके आज तक जो सियासत कर रही है उससे पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन के इत्तेहाद को जो है उसने बहुत ज्यादा डैमेज कर दिया। जी उस पे आते हैं वापस। मैं थोड़ा सा अगर आप सिद्ध पे करें, बिकॉज हम पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स को डिस्कस करेंगे जरा तफसील में, जो प्रेसिडेंशियल पत्ता इन्होंने खेला है। जी बताइएगा कि आप देखिए प्रेसिडेंशियल नहीं उस पे आते हैं। मजहर अगर आप मुझे इजाजत दें थोड़ी सी काबीना पे फोकस कर लें और फिर वी विल कम बैक टू दिस इन डिटेल। देखिए काबीना में कुछ लोग तो ऐसे हुए, पीपल्स पार्टी जाहिर है उसमें मंजूर वसान डिस्क्वालीफाई हो गए, निसार खोड़ो डिस्क्वालीफाई हो गए, कुछ लोग इलेक्ट होकर आ नहीं सके। तो अभी जो भी काबीना बनाई है उसमें एक तो जाहिर है कुछ लोगों का ख्याल है कि अगर जैसे मुर्तज़ा वहाब और शैला रजा ये दोनों इलेक्शन हार गए, अब इलेक्शन हारने के बाद शैला रजा को रिजर्व सीट्स पे दे दिया गया, मुर्तज़ा वहाब को मुशीर बना दिया गया, तो ये तासुर अच्छा नहीं जा रहा क्योंकि ऑलरेडी जो इलेक्टेड लोग हैं, जो इलेक्ट होकर आए कई मानों में, उनको चांस देना चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद अभी बहुत सी अहम मिनिस्ट्रीज जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होना बाकी हैं। लेकिन जो लोग आए हैं अब उनका उसमें जाहिर है बहुत से नॉन फेसेस हैं। जरदारी साहब की अपनी बहन हैं, वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं अपने मामलात में और उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, अच्छी रेपुटेशन है उनकी, अजरा की। इसी तरीके से सईद गनी के हवाले से एक अच्छी राय पाई जाती है इवन ऑपोजिशन के अंदर। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इन 8 वज़रा को और 2 मुशीरों को, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है जो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो। लेकिन अभी जिस तरह आपने खुद ही शायद टेलीविजन पे देखा होगा कि एक मुशीर अपनी बड़ी करोड़ों की गाड़ी पे जो है वो बगैर नंबर प्लेट, ना आगे नंबर प्लेट ना पीछे नंबर प्लेट पहुंच गए और किसी पुलिस वाले ने उन्हें रोका नहीं। अब वो चीज़ें जो PTI मेरा ख्याल है उन्होंने कहा है कि वो बड़ा स्ट्रिक्टली इन चीज़ों को देखेंगे, ये फॉलो नहीं होंगी पीपल्स पार्टी के अंदर, इन चीज़ों को नहीं फॉलो किया जाएगा। लेकिन असल में खुद मुराद अली शाह की जो 2.5 साल की परफॉर्मेंस है, जिनको एक स्टेज पर जरदारी साहब ने क्रिटिसाइज किया था कि हमने 2.5 साल में बहुत कुछ नहीं कर सके, मेरा ख्याल है 2.5 साल की परफॉर्मेंस ने बड़ा काम किया है मुराद अली शाह की जो गवर्नमेंट थी, क्योंकि कायम अली शाह की गवर्नमेंट को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया गया था। तो ओवरऑल लोग तारीफ कर रहे हैं कि अगर ज़्यादा बेहतर हो कि ये इतनी मुख्तसर नहीं लेकिन बहुत बड़ी काबीना भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ पुराने फेसेस अभी वापस आएंगे, कुछ पुराने फेसेस वापस आएंगे, बिल्कुल आएंगे पुराने फेसेस वापस आएंगे और फिर देखते हैं कि सही मानों में जो गवर्नमेंट बनेगी वो कैसी बनेगी। जी जाहिद, देखिए एक दो चीज़ें हैं। एक तो ये था कि मुराद अली शाह साहब को पिछले 2 ही साल के थे, पूरा टर्म उन्होंने नहीं किया था। एक तो सबसे ये कि अब उनका फुल टर्म मिलने के हैं कि अब वो उसका इम्पैक्ट क्या होता है। ये बात सही है कि 2 साल के अरसे में उन्होंने खासा काम किया, लेकिन फिर भी जो है उसमें जो इनको जितना वक्त मिलना और जनरली पॉजिटिव उनका एक था काम उनका, क्यों जाहिद एक पॉजिटिव इमेज रहा है, पॉजिटिव इमेज रहा है, बहुत पॉजिटिव रहा है इनका। और लेकिन एक दो कैबिनेट जो बनी है अभी तो 10 रुकन बने हैं, मैं ख्याल ये पहली इंस्टॉलमेंट है, इस तरह से कहा नहीं जा सकता है कि कौन लोग आएंगे। लेकिन इसमें 2 चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। कराची की रिप्रेजेंटेशन इसमें ज़्यादा रखी गई है क्योंकि कराची में जो है इनके पास अगर देखा जाए तो खासी एक लिहाज शिकस्त का सामना करना पड़ा है। जो उम्मीद कर रहे थे कि MQM के बाद शायद इनको कुछ ज़्यादा सीटें मिल सकेंगी, वो नहीं मिली है। दूसरी बात यह है कि एक जो अर्बन और रूरल डिवाइड जो था वो और शदीद हुआ है इस इलेक्शन में। अगर आप देखें तो उसमें आपकी जो है अर्बन डिवाइड से मतलब यह है कि PTI जो है MQM की सीटें वो ले गई हैं और वहाँ MQM भी मौजूद है।
और MQM जो है वो उसमें सेंटर में इनकी हलीफ भी है PTI की। तो इस लिहाज से देखा जाए कि जो रिप्रेजेंटेशन भी है, चाहे वो शैला के हवाले से हो या हालांकि वो इलेक्ट नहीं हुई, या जो है सईद गनी की जो है वो हवाले से है, तो मेरा ख्याल ये कि एक अच्छी चीज़ थी। मैं समझता हूँ शैला की इसलिए भी ज़रूरी पड़ गई थी कि आपके पास कराची में जो इलेक्टेड लोग थे उनकी तादाद बहुत ही कम थी, तो वो रिज़र्व सीट से तो आ गई हैं। मेरा ख्याल ये कि इसी लिहाज से सईद गनी साहब को जो ओहदा दी गया है वो इसी नुक्ता नज़र दिया गया, बल्दियात का दिया गया है। अच्छा, बल्दियात का मतलब वो है कि वो कराची को संभालेंगे। मजहर का जो कहना है, मजहर आपकी आवाज़ क्लियरली नहीं आई, ज़रा बताइएगा जो आप अभी कह रहे थे। मुझे ये जो 10 लोग लग रहे हैं इनमें मेजॉरिटी ऐसा लगता है कि जो बिलावल का परसेप्शन है वो ज़्यादा इसमें रिफ्लेक्ट कर रहा है। बिलावल काबीना ये ज़्यादा नज़र आ रही है, और अगर ऐसा ही रहा, और ये भी इत्तलात हैं कि बिलावल खुद पर्सनली इस चीज़ को मॉनिटर करेंगे। और दिलचस्प बात यह है कि फरियाल तालपुर साहिबा हालांकि MPA इलेक्ट हुई हैं, लेकिन फरियाल तालपुर साहिबा के बारे में कहा जा रहा है कि वो कोई मिनिस्ट्री नहीं लेंगी, लेकिन उसके बावजूद उनका जो इन्फ्लुएंस है वो भी डिटरमिन करेगा कि वो किस हद तक मुराद अली शाह को इन्फ्लुएंस करती हैं। और बहुत से लोगों का ख्याल है कि वो गालिबन सिंध असेंबली या बिलावल हाउस से जो है चीज़ों को मैनेज करेंगी। तो ये एक बड़ा दिलचस्प सूरत हाल होगी कि फरियाल तालपुर साहिबा बहुत कम लोगों को यह यकीन है कि वो बहुत महज MPA के तौर पे वो वहाँ रहेंगी। मेरा ख्याल है उनका इन्फ्लुएंस बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना। लेकिन इसमें जो एक मिनट, ये जो बात इन्फ्लुएंस की वहाँ हो रही है मुशर्रफ, उसी तरह से अगर आप पंजाब में चले जाएं, पंजाब में जो नए बने हैं चीफ मिनिस्टर, सब कह रहे हैं कि ना तो उनके पास तजुर्बा है, ना ही इज़ एन ओल्ड टाइमर, कुछ भी नहीं, तो ये भी बहुत ही कमज़ोर किस्म के CM होंगे और इन्फ्लुएंस कहीं और से आएगा। पंजाब पे तो मेरा ख्याल है कि जितनी तनकीद उस्मान बुज़दर के सिलेक्शन की गई है वो बहुत कम है। काश ये इलेक्शन 2-3 दिन और इसके बाद होता तो शायद, क्योंकि हमने ये तो ज़रूर देखा है कि बनिस्बत बाकी पार्टियों के PTI शायद ज़्यादा सेंसिटिव है, जब वो गलती करती है तो मानने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेती। यहाँ पे टाइम ही नहीं मिला गलती मानने का, बल्कि वो कल हमने देखा कि खान साहब जो हैं प्राइम मिनिस्टर खान, उन्होंने बजाय उसको वापस लेने के ही डबल डाउन, उन्होंने और जो है जबरदस्त एक ट्वीट दी मैंने, बहुत इम्पैक्ट। लेकिन अजीब बात यह कि जो बातें वो कर रहे हैं वो तो पार्टी के अंदर भी लोग ये जानते हैं। मसलन शीरी मज़ारी जानती हैं कि बल्कशेर मज़ारी रह चुके हैं केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर राजनपुर से, जो साउथ पंजाब में पसमानदा इलाका है। DG खान से शफकत महमूद जानते हैं कि प्रेसिडेंट फारूक लगारी जो हैं वो रह चुके हैं प्रेसिडेंट, जो लगारी साहब के फैमिली के मेंबरान हैं, वो दीगर मिनिस्टर जो है रह चुके हैं। आपका दोस्त मोहम्मद खान और जो दोस्त मोहम्मद खोसा और जुल्फिकार खोसा, उनकी बहुत बड़ी एक पोजीशंस में वो रह चुके हैं कई सालों से। सो ये सिर्फ महज कह देना कि किसी पसमानदा इलाके से जो है, और फिर ऊपर से उनकी अपनी, देखिए अगर आप मुराद अली शाह को कंपेयर करें उस्मान बुज़दर साहब के साथ, तो ये बात, बाकी तो तनकीद बिल्कुल दुरुस्त है कि मुराद अली शाह एक इलीट उसको रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन स्टैनफोर्ड से मास्टर्स किया हुआ है, डबल मास्टर्स हैं, ठीक ठाक पढ़े लिखे। जी स्टैनफोर्ड से आप चेक करवा लीजिए। नहीं मैं तो नहीं हैरान, नहीं मैं समझा कि आप शायद परेशान हो गए हैं, मैं तो नॉट एट ऑल। लेकिन ये मेरे ख्याल में बिल्कुल, एटलीस्ट मेरे लिए बिल्कुल वाज़ेह है कि ये एक गलत फैसला है। और इवन अगर आपने सीट वार्मर रखना था तो PTI बतौर एक पार्टी के रिफॉर्म को रिप्रेजेंट करती है, नौजवानों को रिप्रेजेंट करती है, कहीं बेहतर फेसेस आपको उस असेंबली में मिल सकते थे। और मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि इसके क्या एक्चुअली लॉजिक है। अब तो बन गए हैं, और इमरान खान क्या होगा ये हम देखेंगे कि गवर्नर ज़्यादा पावरफुल इसमें रहेंगे और जो मिनिस्टर्स कुछ आएंगे वो ज़्यादा पावरफुल रहेंगे, और क्या बनी गला से इसमें से ज़्यादा होगा पंजाब की रनिंग में। देखिए पंजाब में जो हमने इक़्तिदार का मॉडल देखा है वो जरा मुख्तलिफ था। उसमें यह था कि एक आदमी के पास सारी पावर थी। ठीक, परवेज इलाही साहब पंजाब के वज़ीर आला थे तो सारी ताकतें परवेज इलाही साहब के हाथ में थी। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब आए तो सारी ताकत उनके हाथ में आ गई। काबीना के वज़रा से अगर आप बात करते थे तो वो खुद कहते थे कि हमारे पास कोई इख्तियारात नहीं है, बल्कि उनको शहबाज शरीफ साहब से मिलने के लिए भी वक्त लेना पड़ता था। एक तो मॉडल ये है। दूसरा मॉडल ये है जो इमरान खान साहब लाना चाह रहे हैं, जो मेरे पास इत्तला है और जो मेरी लोगों से बात हुई है उसके मुताबिक
ना तजुर्बाकारी एक ऐसा मसला था जिसको डिस्कस किया गया है, यानी ना इस आदमी की करप्शन डिस्कस हुई है, ना नीयत डिस्कस हुई है, ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड डिस्कस हुआ है। उन चीजों पे तो सेटिस्फेक्शन उनको पीटीआई को है कि ऐसा कोई मामला नहीं है, शरीफ आदमी है। लेकिन जो डिस्कस हुआ वो ये कि भी एक तजुर्बाकार आदमी नहीं है। अगर एक तजुर्बाकार आदमी होता तो शायद वो ज्यादा जल्दी चीजों को समझता और ज्यादा जल्दी मामला को चलाता। तो उसमें उन्होंने उसका एक हल निकाला है। हल ये है कि एक कमेटी बना रहे हैं 5 से 6 लोगों पे, जो इंतहाई संजीदा लोगों की कमेटी और बड़े सीनियर लोग हैं। चौधरी सरवर भी इसके अंदर, जो गवर्नर पंजाब है वो भी इसके अंदर शामिल है, परवेज अली साहब भी इसका हिस्सा होंगे, जो मुझे पता चला अभी तक। तो ये 5 से 6 लोग जो होंगे ये वजीर आला के साथ अक्सर मुशावरत में रहेंगे, ठीक, और जितने अहम इशूज हैं उनके ऊपर मिलकर मुशावरत करके फिर फैसले करेंगे। तो ये एक खुशाइन चीज है। दूसरा एक और मामला है, अब ऐसा नहीं होगा कि वजीर आला पंजाब जो है तो सारे महकमों में ताकत उसकी चलेगी और बात उसकी चलेगी, बल्कि अब ये होगा कि जो अपने महकमे का वजीर है वो अपने महकमे के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो बताएगा कि उसके महकमे में अगर कुछ गलत हो रहा है या ठीक हो रहा है, तो वो रिस्पॉन्सिबल है, वो उसका जवाब देगा। ठीक, जब आप किसी को इख्तियार देते हैं तो फिर उसके ऊपर आप चेक रखते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, गॉट योर पॉइंट। ये उस तरह का मॉडल है। हमें ब्रेक पे जाना है, तो ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सप्लेन किया नाज़रीन। लेकिन याद रहे कि केपीके में भी शुरू में कुछ ऐसा ही मॉडल करने की कोशिश की गई थी, जिसमें कहा गया था कि असद उमर और जहांगीर तरीन और ये 3-4 लोग थे जो कि ओवरसी करना था, जिन्होंने रनिंग ऑफ केप। लेकिन बहरहाल वहाँ तो परवेज़ खटक साहब थे, उनका कितना रोल रहा वो तो नहीं क्लियर, लेकिन उन्होंने तो डिलीवर किया था। पंजाब में अब देखते हैं कि ये मॉडल किस तरह से चलता है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स पे बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अब देखेंगे कि पीटीआई किस तरीके से हुकूमत चलाती है। पंजाब में कुछ सामने नज़र तो आ रहा है कि क्या उनकी अप्रोच होने वाली है, लेकिन बहरहाल वो टाइम विल टेल। जो बड़ी दिलचस्प चीज़ है वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स पे आपने सुना इनको कहते हुए मज़हर को इससे पहले कि वहाँ लोग ख़ुद भी पीपल्स पार्टी में ज़रा हैरान है कि तब्दीली कैसे आई, यानी कि देना था वोट नहीं दिया। लेकिन अंदर जरदारी साहब की भी अपनी एक नाराज़गी रही है और उनका कहना था कि शहबाज शरीफ साहब मेरे पास खुद नहीं आई, मेरे साथ बात नहीं की। तो ये जो भी बातें थी उसके नतीजे में हमने देखा कि ना नेशनल असेंबली में वोट पड़ा शहबाज शरीफ साहब को उनका, और पंजाब में हमजा शरीफ को नहीं पड़ा। आज पीपल्स पार्टी ने एक अनाउंसमेंट की एतजाज़ अहसन साहब के हवाले से, जिनके हम सब मद्दा हैं मेरा ख्याल है अराउंड द टेबल। सब कहेंगे एक्सेप्शनल मैन, पॉलिटिक्स उनकी एक्सेप्शनल रही है। कुछ चीज़ों पे डिसएग्री भी आप करें, लेकिन बहरहाल बात यह है कि जो ये कैंडिडेट आए हैं सामने, इनकी कैंडिडेसी तो एक तो बहरहाल एक अखबार में, जंग अखबार में अगर हमारे टीम आपको दिखाए तो एक आर्टिकल आया था जिसमें फ्रंट पेज पे उन्होंने कुछ कहा कि जी अगर कैलकुलेशंस वगैरह करें, ऑपोजिशन को लें और तमाम ऑपोजिशन, कंबाइंड ऑपोजिशन लें तो टफ टाइम दिया जा सकता है इनको, पीटीआई को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। अब वो कितना सही है गलत, लेकिन बहरहाल आज सुबह ये आर्टिकल था फ्रंट पेज पे जंग में। आज जो नाम आए इनका एहसन इकबाल साहब का और सॉरी एतजाज एहसन साहब का, तो एतजाज एहसन साहब को वोट अगर पीएमएलएन नहीं देगी तो मतलब देन ही इज नॉट इन द गेम। नाम तो वोट भी डालेंगे पीपल्स पार्टी के, तो पीएमएलएन देगी वोट? मेरे ख्याल मुश्किल लगता है। हालांकि नाम इन्होंने अच्छा फ्लोट किया है और इनको शायद, लेकिन देखें एतजाज यकीनी तौर पे जो है मोस्ट रेस्पेक्टेबल कैंडिडेट हो सकते हैं। उनकी अपनी भी जो है कुछ ना कुछ यानी गुडविल मौजूद है, लेकिन आप ये ना भूलें कि पीएमएलएन उनको नहीं करेगी। वो वक्त गुजर गया है जो 2008 में था एतजाज अहसन का एक लिहाज से, जिसको कहते हैं कि अनडिस्प्यूटेड वो हो सकते थे कैंडिडेट, अब नहीं होगा। देखिए एतजाज ने अगर पीपल्स पार्टी के अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया था नवाज शरीफ साहब के केस के दौरान में, डिस्क्वालिफिकेशन की हिमायत में, पानामा केस की हिमायत में, और भी जो है उन्होंने जस्टिफाई किया और बहुत ही वोकल रहे हैं।
तो मुझे नहीं लगता है कि एक तो उनकी ये भी जो है वो जो इनको एक लिहाज से बेट किया था उन्होंने, वो भी काम नहीं। लेकिन इसमें जाहिद भाई इसमें ये हमें ये भी याद रखना चाहिए कि जो वो दौर था 2007 से 2009 वाला जिसमें लॉयर्स मूवमेंट चला, उसमें जिस इश्तराक का मुजाहरा किया और जो कुर्बत हमने ओपनली देखी बिटवीन मियां नवाज शरीफ एंड एतजाज एहसन, वो भी मेरा ख्याल है इवन टू द एक्सटेंट ऑफ 2008 के इलेक्शन और 13 में थोड़ी सी, लेकिन मोर रीसेंट जो है वो ये एक पर्सनल बात। अच्छा ठीक, अब रह गया है कि इन तमाम वाकयात को जो नेशनल असेंबली में हुए थे पिछले हफ्ते, उसके बाद तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि लास्ट मोमेंट पे जो पीपल्स पार्टी ने डिच किया था, तो मेरे ख्याल पीएमएलएन के अंदर जो लोग कहेंगे कि अब तो ये मुमकिन नहीं, डिच किया था या हिट किया था, जो भी था, मतलब ये कि वो तो एक लिहाज से एक एग्रीमेंट के बाद जब ये कुछ हुआ, तो मेरा ख्याल ये कि शायद जरदारी साहब समझ रहे हैं कि शायद उनको फिर कुछ जाल में लाया जा सकता है, वो नहीं हो सकता है जी। और खुर्शीद शाह को उन्होंने वोट दिया और खुर्शीद शाह के वोट के दूसरे दिन जो है ये वाकया होता है। मुझे नहीं लगता है कोई इनके दरमियान कोई मुश्किल। मजहर, योर टेक ऑन दिस। और मजहर आप बताइएगा फिर, मतलब हम तो खबर दे रहे हैं नाजरीन कि हमारी लीडरशिप से बात हुई प्रोग्राम में आने से पहले, उन्होंने बड़े दो टोक अल्फाज में कहा गए, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, फिर भी हमने कहा तज्जिया करने एक मूव है इनका। ये मूव है क्यों मजहर, इसमें मंतक क्या है? क्योंकि क्यों देगी पीएमएलएन इनको वोट, या फिर ऐसे ही है कि दे वांट टू बी इन द गेम? देखिए, अगर पीपल्स पार्टी संजीदा होती तो वो एतजाज के बजाय रजा रब्बानी को फ्लोट करती, और रजा रब्बानी के मसले पर पीएमएलएन फिर फ्लेक्सिबल हो सकती थी इस सारी सिचुएशन के बावजूद, क्योंकि रजा रब्बानी के हवाले, रजा रब्बानी ने कभी नून के हवाले से उस तरह का स्टांस, कम से कम जबान उस तरह की यूज नहीं की। एतजाज बहुत आगे गए हैं इस मामले में, इस चीज़ में, तो इसलिए एतजाज का नाम फ्लोट करना अगेन मुझे वही लगता है कि जरदारी साहब नून के साथ चलने ही को तैयार नहीं है। और जरदारी साहब की अगर आप पिछले एक साल में पॉलिटिक्स देखें तो उसने पीपल्स पार्टी को एज एन ऑपोजिशन पार्टी का कैरेक्टर पीपल्स पार्टी का डैमेज कर दिया है। जो कैरेक्टर पीपल्स पार्टी का एज एन ऑपोजिशन पार्टी था, अब चेयरमैन सेनेट के सिलसिले में क्या किया है, देखिए क्या नुकसान हुआ है इसकी वजह से जो एक इनिशियली जॉइंट ऑपोजिशन बनी थी, उनके जहां और स्ट्रैटेजी थी सबसे पहले चेयरमैन सेनेट को तब्दील करने की थी। इसका मतलब ये कि अब आप चेयरमैन सेनेट को भी तब्दील नहीं करने जा रहे। वैसे मजहर इस पे मैं एक बात कहती चलूंगी, मुझे लगता है कि हम सब एक खाम ख्याली में हैं, मतलब हम पता नहीं क्या सोच रहे हैं। अब तो लेट्स बी क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो रहा है, इसमें कोई कोई शक ही नहीं है कि फरियाल तालपुर और आसिफ अली जरदारी के समिट बैंक के जो मामलात हैं और जो दीगर इस नौइयत के मामलात हैं, और ये तो बहुत एक लंबी कहानी है, पैनामा पेपर से कहीं लंबी कहानी। मैं कुछ और कहती, मैं कहती कि ये जो मजहर बार बार कह रहे ना कि यूनाइटेड ऑपोजिशन, यूनाइटेड तो है ही नहीं ऑपोजिशन, जो भी वजूहात है। देखिए, आप पहली मीटिंग ऑपोजिशन की जो हुई थी उसमें क्या फैसला हुआ, तो वो तो खत्म हो गया। नहीं वही तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई ना कोई पीटीआई के लिए जो एक तासुर बन रहा था कि बड़ी तगड़ी ऑपोजिशन होगी, उस तासुर को जायल करवाने में जरदारी साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है और बड़ा क्रूशल रोल प्ले किया है पीपल्स पार्टी की कॉस्ट पे। पीपल्स पार्टी का एज एन ऑपोजिशन पार्टी का कैरेक्टर डैमेज हुआ है इस पूरी सिचुएशन में। मैं अगेन फिर वहीं ले जाऊंगा आपको चेयरमैन सेनेट के लिए, वरना क्या पीपल्स पार्टी अगर पीटीआई को टफ टाइम देना चाहती तो पीपल्स पार्टी पहली चीज सिचुएशन में आप चेयरमैन नहीं, लेकिन मजहर भाई ये क्यों हो रहा है? अच्छा, ये चेयरमैन सेनेट का पूरा ये क्यों हुआ? अच्छा, ये इसलिए हो रहा है कि पीपल्स पार्टी ये समझ रही है कि वो अगले 5 साल में मेन ऑपोजिशन पार्टी बन के उभरेगी, जबकि ये नहीं होगा जब नंबर्स भी नहीं है। पीएमएलएन ही मेन ऑपोजिशन। जाहिद, वेरी क्विक वर्ड, फिर मैं इमरान के पास ये है, देखिए ये इनमें कोई कॉमन बेस नहीं है साथ काम करने की। अगर देखा जाए, देखिए पीपल्स पार्टी के पास इस वक्त एक मुल्क का दूसरा बड़ा सूबा जो है उनके कंट्रोल में है, उनके लिए जो है ज्यादा जरूरी है कि वो किसी सूरत में आप फेडरल गवर्नमेंट के साथ जो है कोई ना कोई कोऑपरेशन के साथ चलें। अब मसला यह है कि उनके लिए लॉन्ग टर्म पे मुझे नहीं लगता है कि अपोजिशन में पीएमएलएन की तौर पे काम करना कोई उनके लिए फायदेमंद नहीं। बस एक वो कमीशन जो है इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं, यानी रिव्यू करना जो रिगिंग का,
उधर यूनाइटेड रहेंगे, उसके अलावा नहीं। देखिए लेकिन इसमें देखिए I'll come back to you, ये मुझे बार बार कह रहे हैं, एक फिक्र है तो बोल दें। आई थिंक वफाक के लिए पीपल्स पार्टी बहुत बड़े मसले खड़े कर सकती है। आपकी सीसीआई पे कई अहम उमूर होते हैं और वो करेगी एज लॉन्ग एज पीपीपी को लगता है कि वो वल्नरेबल है कुछ बुनियादी इश्यूज पर जिसमें उसकी पार्टी लीडरशिप शामिल है, तब तक ये इसका सिर्फ सर्वाइवल मोड रहेगा और ये वो कोई इस तरह की जमहूरी सैक्रिफाइस नहीं देंगे, ये सिर्फ सर्वाइवल मोड में रहेंगे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आएंगे इमरान खान आपके पास आएंगे और आपको से पूछेंगे कि हाउ डू यू सी द सिचुएशन। जी वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात यही कर रहे थे कि इस वक्त जो पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स है, यानी कि इस वक्त हम कह रहे कि काबीना जो बनाई है सिंध में अच्छी काबीना बनाई है, जनरली एक पॉजिटिव उस पर रिस्पॉन्स है, और जो सीएम भी है ये जो पॉलिटिक्स किए है नेशनल असेंबली में फिर पंजाब असेंबली में, और अब ये जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट लाने का मकसद क्या है, कोशिश करेंगे पीपल्स पार्टी के किसी से बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव से, लेकिन व्हाट्स योर सेंस? देखिए ये मुझे तो लगता है ये अच्छी चाल है। मैं थोड़ा सा डिसएग्री कर रहा हूँ मज़हर भाई से। मुझे लगता है कि ये जेन्युइनली एक सवाल उठाएगी पीएमएल नून के अंदर कि क्या हमें ये नहीं करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा तलखी होगी, अगर होगी तो स्ट्रेटिजिकली बड़ा डिज़ास्टर होगा। और फिर जो भी तज्ज़िया, बिल्कुल दुरुस्त मज़हर भाई भी कह रहे थे और जाहिद भाई भी, कि देखिए पीएमएल नून और पीपीपी अगर इकट्ठे नहीं होते तो पीटीआई को कोई मुश्किल जो है नहीं पेश आएगी, सिवाय सीसीआई में जहां पे सिंध जो है उनके साथ आर्ग्यू करेगा। तो अगर इन्होंने नेशनल लेवल पे कोई भी मुश्किलात खड़ी करनी है, इसलिए नहीं कि मुश्किलात खड़ी करना मकसद है, लेकिन इसलिए क्योंकि एक अच्छी ऑपोजिशन का जो है रोल प्ले करना है। हमारी जमहूरियत मैं समझता हूँ मुस्तहकम होती है, बेहतर होती है जब अच्छा ऑपोजिशन होता है। वो धरने वाला नहीं, लेकिन एक पार्लियामेंट में डिबेट करने वाला, वो जो हुआ है अभी इलेक्शन के दौरान वो वाला नहीं, लेकिन एक्चुअल डिबेट जहाँ पे इश्यूज जो है सामने आए। अगर ये लोग इकट्ठे नहीं होंगे, की तकरीर थी, एग्जैक्टली मुस्बत था, कंटेंट बेस्ड था, तमीज से था, और उसमें तंज भी किया, मजाक भी उड़ाया, लेकिन बड़े अंदाज से, जो एक पार्लियामानी अंदाज जो होना चाहिए। अपोजिशन हमेशा इसी किस्म की होनी चाहिए, इश्यूज बाय इश्यूज होना चाहिए। अगर आप एक ब्लॉक खड़ा करते हैं और सिर्फ इस मकसद के कि हुकूमत को वक्त को चलने नहीं देंगे, तो वो कभी हमेशा एक नेगेटिव पॉलिटिक्स होगी। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये जो बिलावल की स्पीच थी, इसने जो है एक लिहाज से जो भी हिकमत अमली होगी पीपल्स पार्टी की, उसने जो है उसको सामने रखा है। उसकी वजह यही है और यही होगा। मेरे ख्याल पीपल्स पार्टी के इंटरेस्ट में यही बात जाती है। आप कह रहे हैं ना कि इंटरेस्ट में क्या बात जाती है? इंटरेस्ट में ये जाती है कि किसी हद तक इश्यूज पे आप अपना पोजीशन लें पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन बिल्कुल ही उस तरह से नहीं जाएंगे कि पीटीआई की हुकूमत को गिराने के चक्कर में, क्योंकि उसके बाद बेनिफिट इसको बेनिफिट इनको नहीं मिलेगा। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात है कि सिंध का जो मसला आता है, शायद इसी पे अगर मैं एक बात अगर इसी पे रहें ज़रा, तो देखिए दो तलवारें एक म्यान। बात यह है कि ऑपोजिशन का मेजर रोल कौन अदा करता है। बिलावल भुट्टो पहली जब उनकी एंट्री हुई है तो ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी ने अपने आप को उनमें जाम तो नहीं करना, उनके साथ मिलके चलेंगे नहीं। मेरा ख्याल है कि लॉजिक